हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मैं अभिषेक, आपका सीबीएसई मेंटोर, आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आई होप आप सबकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज एक ऐसा सेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जी हाँ, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये जरूर करके आपको जाना है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो में से फंस जाएंगे, जहां तक मुझे अनुमान है। क्योंकि ये जो वीडियो है उसका सोर्स ये है कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर मैंने छाने और जो मुझे लगा कि जो बहुत रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको जरूर करके जाने हैं। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने 2 चैप्टर है, उसमें से सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, विच अमंग द फॉलोइंग आयंस आर कलरलेस एंड व्हाई। भाई 3 आयन दे रखे हैं आपको ये बताना है इनमें से कलरलेस कौन है। तो सबसे पहले तो जब भी कलर की बात आएगी तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में फिट रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टाइटेनियम की होती है आर्गन 3d2 4s2, वेंडियम की होती है आर्गन 4s2 3d3 या 3d3 4s2, और क्रोमियम की होती है 3d5 4s1। इसको 4s को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो जब अपन टाइटेनियम 4+ बना रहे हैं यानी 4 इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो s में से 2 और d में से 2 हटेंगे, तो क्या आ जाएगा आर्गन, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसको गौर से देखो तो इसके अंदर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कोई कलर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कलरलेस। और बाकी के दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये क्या होंगे, कलर्ड। तो कलर्ड या कलरलेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वी कैन फाइंड आउट। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रीजन का, रीजनिंग बेस्ड सवाल इनऑर्गेनिक में बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल ये है, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, गिव रीजन। तो ये तो क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। जिंक की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो आर्गन 3d10 4s2 आएगा। तो इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स है, तो डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ये मैंने क्लास में भी सवाल कराया था। एक और तरीके से पूछा जा सकता है ये सवाल, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो आंसर इज नो, ओनली दोज डी ब्लॉक एलिमेंट which are having unpaired electrons present in their electronic configuration। आगे अगला सवाल, transition metals and their compounds are known for their catalytic activity, give reason। ऐसा क्यों होता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप सबको पता है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। जैसे Mn के केस में मैंने आपको बताया था +2 से +7 होता है, या बाकी सारी भी मैंने आपको बताई थी, प्लस स्कैंडियम भी होता है। तो अलग अलग जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं। इसका मतलब वो अपने आप को अलाउ करते हैं डिफरेंट सिनेरियो में अलग अलग आयन से रिएक्ट करने के लिए, एंड दिस इज अ वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट आर गुड कैटलिस्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगेन रीजनिंग का सवाल है। ये जो पहला सवाल है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सवाल ये है, कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड। भाई कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। तो देखिए इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसको 3 तरीके से आप लोग जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले तो आप ये पॉइंट लिख दो कि जब अपन बात करें, भाई ये तो सीधी सी छोटी क्लासेस में भी हमने सॉरी छोटी क्लास में भी हमने पढ़ा है कि वही कोई भी किसी को अगर डिस्प्लेस करेगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात आती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कॉपर की जो प्लेसिंग है वो हाइड्रोजन के नीचे होती है, इसलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है। ये तो हो गया सीधी बात। बट आपको इसमें कौन सा जवाब देना है वो मैं आपको बता देता हूं। हमें लिख के आना है E0 की वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इसका वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू E0 की वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, 0, ठीक है, इसलिए रिप्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरा इसका सवाल है, ट्रांजिशन मेटल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, व्हाई। भाई पैरामैग्नेटिज्म कब होता है सर, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अभी अपन ने बात की थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास ढेरों अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम के पास, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं।
√n into n+2 where n is what number of unpaired electron। चलिए आगे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मूवमेंट ऑफ कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 आपको एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, एग्जाम में गिवन था। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है और आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कोबाल्ट जो 27 एटॉमिक नंबर है उसको हम लिखेंगे आर्गन 3d7 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, 4s में से उड़ा दो, क्या बन जाएगा कोबाल्ट +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7। 3d7 की अगर अपन बात करें तो सर 3d7 के अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। तो स्पिन ओनली मूवमेंट का जो फॉर्मूला है या मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है वो है √n into n+2। तो वी कैन फाइंड आउट इजिली √3 into 3 + 2 6 3 8 सॉरी, ठीक है, तो 3 और 2 5 3 15, तो √15 बोर मैग्नेटॉन इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरी इजी। चलिए अगला, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर में ढेरों दफे ये पूछा गया सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है आपका भैया, सवाल ये कह रहा है कि फॉलोइंग आयंस आर गिवन। आपको कौन कौन से आयन दे रखा है, क्रोमियम +2, कॉपर +2, कॉपर, आयरन +2, आयरन +3 और Mn+3। और इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे गए हैं। पहला ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा आयन स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। भैया अगर आप क्रोमियम की बात करो, अगर अपन क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा आर्गन 3d5 4s1, आता है या नहीं आता। और अगर अपन बात करें इसी के आयन क्रोमियम +2 की, तो क्रोमियम +2 कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा भैया आर्गन 3d4, होगा या नहीं होगा, आर्गन 3d4। अब अगर अपन बात करें कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सबसे अच्छा होगा, तो अब क्रोमियम की अगर अपन बात करें +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो होती है आर्गन 3d3। 3d3 की अगर बात करें तो d के अंदर आपको पता है 2 जो होते हैं टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है T2g और एक होता है Eg। तो T2g की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं बच्चों, 3, और 3 हाफ फिल्ड है यानी स्टेबल है। तो इसका मतलब क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 की तरफ जाना प्रेफर करेगा। और +2 से +3 कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, जी हाँ। तो रीजन है ये वाला। तो पहले का जवाब क्या है, क्रोमियम। तो क्रोमियम इज अ गुड या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगला सवाल, इन सब में से अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा आपका जो है अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इधर कॉपर +1 होगा, तो कॉपर +1 है, तो अनस्टेबल एक्वस में कौन होगा, कॉपर +1 इज अनस्टेबल, बिकॉज कॉपर जो होता है वो जनरली जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देके किस में कन्वर्ट होना प्रेफर करेगा, कॉपर +2 के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, कॉपर +1। तीसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं कि इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो अब देखिए Mn की अगर अपन बात करें, देखो अभी तक अपन ने क्रोमियम की बात की, शक्ति, वक्र, मन, तो Mn की अगर बात करें तो Mn जो आपका +2 की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो वो आ जाएगी आपकी आर्गन 3d5, आप सबको पता है। तो Mn+3 जो होगा इट विल ट्राई कि वो Mn+2 की तरफ भागे। अब +2 की तरफ कब भागेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन खाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा तो वो क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग। तो इन सब में से Mn+3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के बाहर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयन वाले सवाल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हो जाएंगे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट वाला सीबीएसई बोर्ड 2025 में मुझे एक्सपेक्टेड है इस तरीके का सवाल, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा T2g और Eg वाले ऑर्बिटल की जिक्र हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल है आपका, गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग। ये अपन क्लास का क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। गिव रीजन, प्रीवियस ईयर सवाल है कि Eu+2 जो है इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बच्चों, मैंने आपको जब लेंथेनाइड सीरीज बताई थी तो मैंने कहा था +3 जो लेंथेनाइड होता है वो उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो होता है, मोस्ट कॉमन, वो क्या होता है, +3, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। तो सब लोग क्या, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, तो सारे लेंथेनाइड क्या चाहेंगे, +3 एग्जिबिट करना चाहेंगे। तो जब अपन Eu+2 की बात करते हैं, Eu+2 भी क्या करेगा, Eu+3 बनना चाहेगा।
वो कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अरे इलेक्ट्रॉन लूज मतलब इसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा वो खुद कैसे बिहेव करता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास का सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? तो बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कूदा फादी ज्यादा करते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये क्या करते हैं? एक इजीली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? किसी से बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करते हैं। चलिए, ये भी बहुत कॉमनली आज सवाल है। अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना बच्चों, ये बहुत दफे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सवाल क्या है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन। ऑक्सो एनायन मतलब नेगेटिव होना चाहिए और वहां ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ऑफ मैग्नीज Mn। Mn का ऑक्सो एनायन आपको बनाना है। ठीक है, इन विच इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके अंदर Mn जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करे? इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, Mn के ग्रुप नंबर के बराबर। अब ये बड़ा पंगा बढ़ गया, अगर हमें ग्रुप नंबर याद नहीं है तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि याद अपन ने जैसे कर रखा है उसको अच्छे से याद रखना कि जब अपन Mn के ग्रुप नंबर की बात करते हैं तो Mn कौन सा ग्रुप पे आता है? 7th ग्रुप में आता है। तो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से ऑक्सो एनायन में बनाता है? तो आप लोगों को पता है कि जब अपन KMnO4 की बात करते हैं यानी MnO4 माइनस, यहाँ Mn की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? +7। तो कौन सा ऑक्सो एनायन है? MnO4 माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अगला सवाल, और ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या कह रहा है सुनना। सवाल आपका ये है कि गिव रीजन कि Mn शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 विथ ऑक्सीजन, बट विथ फ्लोरीन इट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4। सवाल ये कह रहा है कि Mn जो है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ दिखाता है, पर फ्लोरीन के साथ जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 ही दिखाता है, जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव इसलिए कि जब अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? इसके पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वाई? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ 2p ऑर्बिटल। तो p है ना, 2p ऑर्बिटल की वजह से इसके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। तो ये p पाई और d पाई बॉन्डिंग बनाता है विथ Mn। ठीक है, वेयर एज जब अपन फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट या मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की कोई भी टेंडेंसी नहीं अवेलेबल होती है। इसलिए जब भी अपन फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या होता है सर? हमेशा फ्लोरीन के केस में Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है और ऑक्सीजन के केस में +7। तो रीजन क्या है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्सीजन करता है। नोट कर लेना इसको। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये कह रहा है आपको कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे आर मच मोर हार्डर देन एल्केलाइन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन एल्केलाइन मेटल। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के अंदर आपको मेटालिक बॉन्डिंग तो देखने को मिलती है, जो भी मेटल में भी होती है, बट उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। वीबीटी में भी मैंने आपको सिखाया थी ये चीज। तो जो अगर अपन बात करें ट्रांजिशन मेटल और एल्कली मेटल में, दोनों में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, बट ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी होती है। भैया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दे पार्टिसिपेट इन दी कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसको नोट कर लेना, इसलिए ये ज्यादा हार्डर होते हैं। अगला सवाल है, ये भी अपने क्लास का कराया हुआ सवाल ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपका? गिव रीजन। अगेन आपको रीजन देना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है फर्स्ट एंड सेकंड इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट
आर फाउंड टू वेरी इरेगुलरली। भाई फर्स्ट सीरीज के अंदर आईपी का जो ऑर्डर है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब अपन फर्स्ट सीरीज की तरफ जाते हैं तो हमें 3 स्पेशल कैटेगरीज देखने को मिलती है, एक D0, एक D5 और एक D10। जी हाँ, इसकी वजह से हर एलिमेंट चाहता है कि इसी अपनी स्टेबल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में ही रहे या नोबल कॉन्फ़िगरेशन में ही रहे। तब भी जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो हाई क्यों होती है? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो 3d5 में आ जाता है। 3d5 मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी वही जिंक के अंदर भी देखा जाता है। तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करना इन ऑर्बिटल से काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ही ज्यादा इरेगुलर हमें आईपी का ऑर्डर या आईई का ऑर्डर देखने को मिलता है। ये हमने अपनी क्लास में भी किया था, आप सेशन में भी देख सकते हैं ये चीज। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, ठीक है, ये भी एक लर्निंग है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्रोमियम जो है वो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है, एक +2 में और एक +3 में। इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट करता है? तो सर रेड को ब्लू वो करेगा जो बेसिक होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी जो एलिमेंट होता है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है। तो इसके अंदर क्रोमियम +2 विल बी द आंसर, कि क्रोमियम +2 जो है वो रेड को क्या कर देगा, लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देगा। चलिए आगे 12वें क्वेश्चन के बाद बात आती है अपने 13th क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई आर अलॉय मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स। भाई ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों अलॉय बनाते हैं, ये चीज देखनी। देखो अलॉय के अंदर बेटा क्या होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल की मिक्सिंग करते हैं एक तरीके से। तो उसके अंदर जो मेटल है वो आइडेंटिकल साइज की होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे पे क्या होते हैं मिक्स करके या ओवरलैपिंग करना इज इजी। तो जब अपन एटॉमिक साइज की बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, वो काफी सिमिलर होती है, दे आर वेरी सिमिलर। इसकी वजह से अलॉय फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाता है। अब ये एटॉमिक साइज सिमिलर होगा तो क्या होगा कि एक मेटल दूसरे मेटल को इजीली क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए, और उसी को ही हम अलॉय कहते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू आइडेंटिकल साइज स्ट्रक्चर हम लोग ये देखने को मिलता है। चलिए एक सवाल है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बार बार रिपीटेडली बोलता जा रहा हूं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो मैंने इधर ऐड नहीं किया है 25 में, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता है, वो याद होना चाहिए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 की प्रिपरेशन मैंने आपको क्लास में कराई थी, MnO2 से होती है, इसे बोलते हैं पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड याद है या नहीं है? पायरोलुसाइड को जब हम KOH से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, K2MnO4, जो कि ग्रीन कलर का होता है। K2MnO4 डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी ये गलत है, KMnO4 और MnO2। तो KMnO4 में Mn क्या होता है आपको पता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, और K2MnO4 में आप निकाल के देख लीजिए, x +2 -8 = 0, तो x = +6। यहां पर Mn क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, और MnO2 के अंदर x -4 = 0, तो x = +4। तो +6 से +4 आएगा बाय रिडक्शन, और +6 से जो है +7 आएगा बाय ऑक्सीडेशन। तो K2MnO4 का डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होके तो ये KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और रिडक्शन होके MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से आपको पायरोलुसाइड मिल जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गिव रीजन कि क्रोमेट जो होता है इट चेंजेस कलर व्हेन केप्ट इन एसिडिक मीडियम। क्रोमेट बोले तो CrO4 2-, ये येलो कलर का होता है। जैसे ही इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं हम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट के अंदर, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। तो एसिडिक मीडियम में क्रोमेट चेंजेस इनटू डाइक्रोमेट, सो दैट्स व्हाई कलर चेंज, वी ऑब्जर्व अ कलर चेंज। तो कलर चेंज क्यों होता है सर, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। तो पहला है MnO2 का पायरोलुसाइड का मार्शल एसिड से रिएक्शन S2O3 + H2O के साथ। तो आपको पता है क्या होगा सर, MnO2 प्लस सल्फेट आयन SO4 2- और 2OH- आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट कर लोगे, आपको पता है, ठीक है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करता है, तो हमेशा इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, Cr2O7 2- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा।
और SN+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SN+4 में। रीजन सर +2 से +4 क्यों होगा, क्योंकि वही रीजन है। क्या करेंगे, आपका जो डाइक्रोमेट क्रोमियम है, इसके अंदर डाइक्रोमेट की अगर अपन बात करें तो क्या होगा सर, ये भी क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे दो रिएक्शन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पायरोलुसाइड वाली अभी अभी अपन ने करी है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। MnO2 + 4 KOH + O2, तो क्या बनेगा सर, K2MnO4 + वाटर। ये ग्रीन कलर का होता है, इसका फिर डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो कन्वर्ट होता है KMnO4 + MnO2 में। तो वो बात की बात है, वो पूछा ही नहीं है, इसने तो डायरेक्ट पूछा, तो आप यहीं रोक देना रिएक्शन को। आगे डाइक्रोमेट को मैंने 4 एसिडिक मीडियम और I- के साथ रिएक्ट कराया है, तो I- है -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 से 0 पे आएगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा सर, Cr2O7 2- की प्रेजेंस में। दैट्स इट। तो ये है अपनी रिएक्शन की बात। अब आगे आती है बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ये तो थे डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन, इसमें लेंथेनाइड वाले बच्चों कर जाना है ना, मैंने ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं बार बार अपने सेशन में वो चीज बोलता हुआ आ रहा हूं। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आपको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। मैं इसको 2 मिनट के लिए साइड में कर देता हूं कि आप लोग टीपे ना। अब फॉर्मूला बनाना है, ये रहा। चलो कोई ना, इसको छुपा लेते हैं। चलिए आइए इसका फॉर्मूला बनाते हैं, जो भी आपको दिख रहा है। तो क्या है आपका, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो EN ये हो गया इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका ट्रिस है, मतलब ये 3 है। फिर क्रोमियम 3 क्लोराइड, तो भैया क्रोमियम है, ठीक है, और फिर क्या है, क्लोराइड है, Cl है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। अब बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट बता दो आंसर क्या होगा सर। +3 होगा, ये +3 होगा क्योंकि ये, तो यहाँ पे +3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर Cl3 आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट। तो देख लो ये रहा, तो पहले का आंसर आ गया क्रोमियम EN3 Cl3, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। पहले पोटेशियम है, फिर टेट्रा हाइड्रोक्सो, तो ब्रैकेट बनेगा टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब OH 4 बार। जिंकेट है तो जिंक जो है सेंट्रल मेटल एनायन की तरह काम करेगा, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +2 है, ये -1 होता है तो -4, तो ओवरऑल इस पे चार्ज -2 होगा, -2 होगा। पोटेशियम पे +1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा K2 फिर ब्रैकेट ZnOH होल 4 ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए अगला भी आपका यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरीके से दो नेमिंग को हमने नेमिंग को फॉर्मूला बना दिया। आगे बात करते हैं, ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत, कि आपको क्या है, कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करता है। जैसे पहला सवाल है कि है कोबाल्ट अमोनिया NH3Cl SO4, ठीक है, ये 5 होगा ये। तो ये क्या है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो इस केस में सल्फेट अंदर और क्लोरीन बाहर आ सकता है, तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा सर, बताओ फटाफट जवाब दो भाई, कौन सा आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा पहले केस में भाई, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। भाई आयन चेंज हो रहे हैं, आयन किस में चेंज होते हैं, चलो कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब बच्चे, भाई आयन किस केस में चेंज होते हैं। अरे सर बोल तो दिया सारा आपने, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगला इसके अंदर कोबाल्ट EN3Cl3, तो ये किसका होता है सर, ये तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है, सीधी सी बात है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहे हैं, 2 सेंट्रल मेटल है, आपस में चेंज हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास SCN है, SCN क्या होता है, एक एम्बिडेंट लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड S से भी कर सकता है, C से भी डोनेट कर सकता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, अलग अलग तरीके से लिंक कर सकता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा, और इजी है आप लोगों के लिए मुझे लगता है ये। चलिए तो मैंने सोल्यूशन भी लिख दिया है, डोंट वरी, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, ये आप लोग को बताना क्लास में कराया है नहीं कराया, PYQ है, एज इट इज अपने एग्जाम में आया था। व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3.6NH3 is mixed with AgNO3, तो 3 मोल ऑफ AgCl is obtained। भैया COCl3.6NH3, जब इसको मैंने
AgNO3 में डाला सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो 3 मोल ऑफ AgCl मिला, मतलब 3Cl माइनस, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, आयनाइजेबल है। और सर आयनाइजेबल वाले कहाँ रखते हो, ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर कौन से रखते हो, जो नॉन आयनाइजेबल है, और वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज डन, तो दिस इज माय फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हो। वर्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन है एज इट इज। अगला सवाल क्या कह रहा है कि NiH2O होल 6 2+ aqueous इज ग्रीन, ठीक है, वेयर एज NiH2O होल 4 En 2+ इज ब्लू इन कलर, गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। भाई पहला कह रहा है कि वाटर वाला तो ग्रीन है और दूसरा वाला जो है ब्लू है, ऐसा क्यों, आप लोगों को रीजन देना है। होता क्या है बच्चों, इन दोनों में जब अपन EN की बात करें, क्या EN इथाइलिन डायमाइन टेट्रा है ना, इथाइलिन डायमाइन की बात करें, इथाइलिन डायमाइन की बात करें, तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल करता है, उसकी वजह से dd जो स्प्लिटिंग होती है, इसकी वजह से कलर अपीयर होता है। तो ड्यू टू dd ट्रांजिशन, इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू dd ट्रांजिशन, दैट्स इट। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है आपका ये रहा। अगला सवाल क्या कह रहा है, फॉर द कॉम्प्लेक्स आयरन H2O6 3+ राइट द हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर, स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एटॉमिक नंबर दे रखा है आयरन का 26। तो आपको सब लिखना है एक एक करके, ठीक है भाई। आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है, ठीक है। तो 26 की अगर अपन बात करें तो आप लोग लिख सकते हो आर्गन, ठीक है, 4s2 3d6 4s2, सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा। तो आप क्लियरली इस तरीके से क्या कर सकते हो, मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो 3d6 और 4s2 ये ग्राउंड स्टेट में होगा, सॉरी कहां गया, ये रहा, हाँ। तो 3d6 बना लिया मैंने और 4s2 बना लिया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 4s2। चलिए फिर 4s के बाद क्या होगा, आप सबको पता है भैया 4p होगा, आगे क्या होगा, ये 4s है, आगे क्या है 4p। p में कितने होते हैं आप सबको ये भी पता है, 3 होते हैं, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब ये कह रहा है FeH2O6 3+, तो जब मैं Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, 2 इधर से 1 इधर से, तो क्या बचेगा अपना सर 3d5 बचेगा, है ना, 1 2 3 4, ओनली क्या बचेगा सर 1 2 3 4 5, 4s का डब्बा खाली और 4p का भी डब्बा खाली, ठीक है, ये रहा 4s खाली और ये रहा 4p खाली। इसके बाद आपको क्या करना है, 6 वाटर मॉलिक्यूल, भाई कितने हैं 6। तो जब 6 की अपन बात करें तो 6 कैसे जाएंगे, देखो भैया वाटर जो है एक वीक होता है, तो वीक होता है तो ये पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, तो कहां से कहां जाएंगे 6, सर 1 ये रहा, 2 3 4 और 2 और चाहिए इसको, तो 2 कहां से आएंगे, D से आएंगे, तो sp3d कहां से आएगा, sp3d, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2 सॉरी 2 एक मिनट, 1 2 3 4 5 और ये 6 D2, तो एक S 3p और 2d चाहिए, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं क्लास के अंदर। भैया पेयरिंग क्यों नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होती है। sp3d2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाँ भैया प्रेजेंट है, तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या हाई स्पिन होगा, भैया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो दिस इज द आंसर, sp3d2 पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन होगा। क्लियर है, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम इसको एक एक करके चेक कर लेंगे, इजी है बड़ा, ये बहुत बार पूछा गया है सवाल। एक और सवाल इसमें अपन ऐड कर देते हैं यही, क्या ये कलर्ड होगा, तो हाँ कलर्ड होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, कलर्ड होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक होगा, हाँ ये तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके। नेक्स्ट क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स गिवन है आपको, एक तो देगा है COF6 3-, इसके अंदर कोबाल्ट क्या है +3, कैसे किया भैया, x माना -6 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 3, दैट इज x इक्वल टू +3। इधर बात करें, इसमें अगर बात करें तो ये कितना होगा -x इक्वल टू -3 और ये कितना आ गया -6 - 2, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया +3। तो दोनों केस में ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोबाल्ट। C2O4 2-, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और आपका ये जो
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। बस ये चीजें हमें थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। तो मुझे कमेंट करके सब बच्चे बताएंगे कि पेयरिंग किस केस में कराऊंगा मैं, स्ट्रॉन्ग के केस में कराऊंगा या वीक के केस में। हाँ बच्चों, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 होता है, आप सबको पता है। तो 27 का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, आर्गन 3d7 4s2, आर्गन 3d7 4s2। अब कोबाल्ट +3 की बात करें तो आ जाएगा आर्गन, भाई 2 इधर से 1 इधर से, 3d6, ठीक है भैया। तो 3d6 के डब्बे बना लेते हैं, क्या बात है। चलो ये लो डब्बे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहां पर 2 सिचुएशन अपने अराइज हो जाएगी भाई। फ्लोरीन के केस में 6 फ्लोरीन कैसे जाएंगे इसके पास, और ऑक्सलेट C2O4 2- जो है वो कैसे जाएगा, ठीक है भाई। ऑक्सलेट C2O4 है, एक फ्लोरीन है। तो आपको पता है फ्लोरीन एक क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड की अपन बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड विल नॉट पेयरिंग नहीं होगी इस केस में। तो 6 कैसे जाएंगे भाई, अगला है 4s, फिर 4p, फिर 4d। तो अब पेयर नहीं होंगे तो 6 कैसे जाएंगे, एक s में जाएगा, 3 p में और 2 d में, तो sp3d2। तो इस केस में क्या होगा, sp3d2। किस केस में, फ्लोरीन के केस में। बट ऑक्सलेट के केस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। कैसे, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, d है ना, तो dsp3। तो अगर अपन ऑक्सलेट के केस के अंदर बात करें तो अभी पहले, सबसे पहले तो क्या क्या पूछना चाह रहा है, डायमैग्नेटिक कौन सा होगा। तो पहला तो डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये तो पहला वाला तो पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा वाला, फ्लोरीन वाला। तो डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, ऑक्सलेट वाला डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, इनमें से डायमैग्नेटिक तो बता दिया, स्टेबल, मोर स्टेबल कौन सा होगा भैया, स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा बताओ। स्टेबल की क्या क्या परिभाषा होती है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है भैया। देखो ये कौन सा लिगेंड कहलाता है, ये चीलेंट लिगेंड कहलाता है, चीलेट लिगेंड कहलाता है। एक ही बार 2 तरीके से अटैक करता है, और चीलेट लिगेंड जहां भी प्रेजेंट है वो स्टेबल होगा। तो कौन सा वाला स्टेबल होगा, C2O4 होल थ्राइस 3-, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी वाला कौन सा होगा भैया, आउटर डी वाला कौन सा होगा भैया। भार वाले डी किसने लिए हैं, भार वाले डी इसने लिए है ना, तो ये आउटर डी होगा। समझ में आया नहीं है, तो ये कौन सा होगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है भैया, लो स्पिन और हाई स्पिन कौन सा होगा भैया। आउटर डी कौन सा होगा आपका, फ्लोरीन वाला। लो स्पिन कहां होगा सर, जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो लो स्पिन होगा, क्योंकि वहां पेयरिंग होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, ये वाला है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, C2O4 होल थ्राइस 3-। सो दिस इज द आंसर। कंप्लीट वीबीटी का एक्सप्लेनेशन है, आराम आराम से करिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हो, आराम से चैनल भी देख सकते हो, उसमें अपन ने सब चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है बहुत इजी माध्यम से। देखो यार स्ट्रॉन्ग फील्ड में आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 D6 है, तो पेयरिंग कैसे होगी अगर किसी को पूछना है, 1 2। देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो कितने डी खाली है सर, 2 डी खाली है, बाकी 4 कहां जाएंगे, एक एस में 3 पी में, तो D2sp3 हो जाएगा, आउटर इनर डी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है, राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। भैया अपन को IUPAC नेम पूछा गया है इसका, K2PdCl4। तो K2 मतलब डाई पोटेशियम, अरे ये गलती मत कर देना, डाई पोटेशियम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखते, डायरेक्ट सिर्फ क्या लिखेंगे सर, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर उसके बाद टेट्राक्लोरिडो, हाँ या ना, टेट्राक्लोरिडो, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरिडो। फिर पैलेडियम, ठीक है, टेट्रा क्लोरिडो, फिर पैलेडियम। अब ये भी गलती मत कर देना, पैलेडेट होगा, ATE वर्ड यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल मेटल एनायन का पार्ट है। उसके बाद भैया इसका क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे भैया, K2PdCl4 है ना, तो ये K2 है, इधर आ जाएगा -2, इधर क्या आ जाएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, ये +1 होता है। तो PD का X माइनस Cl का -1, तो 4 के -4 इक्वल टू -2,
x इक्वल टू +2, तो आ जाएगा 2 रोमन लेटर में। कुछ भी गलती मत करके आना मेरे बच्चों, ये आसान और फ्री फोकट के नंबर है अपने। आगे बात करते हैं, यूजिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी आयन इफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग। भाई डी आयन के केस में, डी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अपन D5 की बात करें, इसमें कहीं डी का तो D5 ले लेते हैं, लेट्स से D4 भी ले लो। सर आपको पता है नीचे होते हैं T2G, ये है T2G, और मान लेते हैं ऊपर है EG, ये होती है मेरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल की मैं अगर बात कर लेता हूं, तो सर अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो पहले 5 कैसे बनेंगे, 1 2 3। भाई अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग कम है, तो पेयरिंग करना है, जोर कम आ रहा है तो पेयरिंग करा देंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन पेयर दी, भाई पेयर कर देंगे। और अगर इसकी अगर उल्टा होता, मान लो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती एज कंपेयर टू डेल्टा, उस केस में क्या कर देते, उस केस में फिर कुदा देते। क्यों? क्योंकि पेयरिंग करना मुश्किल है तो कुदा देते। तो जो भी चीज मुश्किल लगे वो करनी ही नहीं है, ऐसा अपने लाइफ में अपन को नहीं अडॉप्ट करना है, इधर ही अडॉप्ट करना है। ठीक है, आगे व्हाट आर होमोलेप्टिव कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब सर एग्जाम्पल NiCO होल 4, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर एक जैसे लिगेंड हो, होमो। हेट्रोलिप्टिक क्या होता है, जिसमें अलग अलग हो। ठीक है, हेट्रोलिप्टिक, जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था ना, ये रहा, जिसका अपन ने ये नामकरण किया, ये भी तो होमोलिप्टिक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, ये 2024 बोर्ड के कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25वें क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है। पहला है हाउ इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल जो होता है वो 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल कम होता है, कितना, 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अगला है IUPAC नेमिंग करना है इस खतरनाक से दिखने के कंपाउंड पे। क्या खतरनाक है सर, डाइक्लोरिडो और बिस है ना, बिस है ना, बिस इथेन, तो क्लोरीन पहले आएगा तो डाइक्लोरिडो बिस। क्यों? क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या है, इसके खुद के नाम में डाई आ रहा है, तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल प्लेटिनियम, इधर प्लेटिनेट मत कर देना, ये खुद कैटायन है, ये प्लेटिनियम। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाल लेते हैं, इधर X मान लेते हैं, क्लोरीन का -2 मान लेते हैं, और इसके ऊपर क्या है, कुल +2 चार्ज है, तो X इक्वल टू +4, तो कितना हो गया, +4, और लास्ट में नाइट्रेट एनायन। ठीक है, चलो काउंटर आयन। तो ये हो गया पहले 2 पार्ट। अगला सवाल, राइट द ज्योमेट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकल कोबाल्ट 4 ऑन द बेसिस ऑफ VBT। भाई NiCO4 का अगर मुझे पहले बात करें तो इसके अंदर निकल जो है वो क्या, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करती है। 0 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d8 4s2, हाँ है ना भैया, हाँ। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अगर 3d8, इसके अंदर क्या बात करना है आपको, सारी बातें करनी है। आइए सारी बातें कर लेते हैं। थ्री डी एट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका 3d8। अगला क्या है 4s2, ये रहा 4s2। भैया 4p क्या है मेरा, खाली है, 4p में कितने हैं, 0 है, तो 4p में 0 है। अब बात करें अपन किसकी, कोबाल्ट CO की बात करें, तो कोबाल्ट के केस में क्या होगा भैया, ये बताओ सबसे पहले तो कि कोबाल्ट एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है या वीक फील्ड। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का आंसर आना चाहिए। कोबाल्ट एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों, जल्दी। सॉरी, कोबाल्ट एक स्ट्रॉन्ग होता है सर, ये होता है SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा भैया, तो ये इधर आके पेयर हो गया, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। तो यहां देखो किस तरीके से दिखेगा सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो D के हो गए, और ये 2 हरे वाले S की भी आ जाएंगे, S खाली हो जाएगा और 3 P खाली हो जाएंगे फॉर योर कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के आ जाएंगे एक इधर, 2 3 और 4, तो 4 कोबाल्ट कौन कौन से ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहा है सर, एक S और 3 P, तो sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, दैट्स इट। तो दोनों चीज कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया और स्ट्रक्चर। इसको VVIMP लिख देना बच्चों, ये गलती कर देते हैं बच्चे जनरली। अगला, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट NH3 होल 6 कोबाल्ट CN होल 6।
कोऑर्डिनेशन स्पेयर, भैया कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोबाल्ट जो ये जो है NH3 है या CN है, अलग अलग लिगेंड है, चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन। D4 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। अभी अपन बात कर चुके हैं ताजा इस बात की। सर T2G ये रहा, ये मान लेते हैं Eg, ठीक है, और D में 4 डालने हैं, तो भैया सबसे पहले तो एक एक करके लोअर में जाएंगे, 1 2 3, चौथा कहां जाएगा भैया, ऊपर जाएगा, मतलब ये क्रॉस करेगा मामला या पेयर करेगा। भाई पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ना, तो क्रॉस करा दो सीधा, खत्म। तो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √4 × 4 + 2, दैट इज 6 4 = 24, √24 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा अगला सवाल है, इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई और लो स्पिन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हाई स्पिन होगा, सिंपल सी बात। अगला, आउट ऑफ CONH3 6 2+ एंड CONH3 4 Cl2+, विच इज हेट्रोलिप्टिक। हेट्रो का मतलब यहां तो सारे एक जैसे हैं तो ये होमो है, हेट्रो मतलब अलग अलग है तो ये हेट्रोलिप्टिक, ठीक है, खत्म। अगला सवाल ये मैंने बना दिया है। एक और सवाल है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है अपन को, PTEN2Cl2। तो PTEN2 क्या होगा, 2 भाई बाइडेंटेट होता है, ये 2 EN एक ने ऑक्यूपाई कर दिया, PT के 4 में से, तो सॉरी 6 में से 2 Cl हो गए। इसकी जब मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसी दिखेगी, तो ये दोनों आपस में क्या कराएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दीज आर द मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने ही करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो इतने 25 क्वेश्चन अगर आप लगा के जाओ, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका आएगा ही आएगा, है ना। बहुत सारे कंसेप्ट तो यही रिपीट होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियो में लाता रह रहा हूं। और ऑल दी बेस्ट, डरना नहीं है, एग्जाम अच्छा होगा।